हेलो स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया है, जो विच कम्स अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फिनॉल, विच आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अल्कोहल। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्टेबल और विद इन कुछ ऐसे पैरामीटर है जो डिफर करने में हमें हेल्प करते हैं कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्टेबल है। बराबर। तो इसमें एक पैरामीटर क्या है जिससे हम एसिडिटी मेजर करते हैं। तो देखिए, एक तो हम देख चुके लास्ट लेक्चर में कि एसिड जो रहता है मतलब RCOOH, उसको जब हम डिजोल्व करेंगे वाटर में तो कार्बोक्सिलेट आयन हमें मिलेंगे, मतलब RCOO माइनस प्लस H3O, राइट, हाइड्रोनियम आयन। ये तो पता है, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए, इसको जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या, के इक्वी, ठीक है। तो ये तो आपने देखा होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। देखिए RCOO माइनस, उसके बाद H3O प्लस, उसके बाद नीचे आएगा RCOOH और यहाँ पे H2, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसको हम बताएंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, बराबर। RCOO माइनस H3O और RCOH वाटर। अब देखिए वाटर तो ऑलमोस्ट क्या रहता है, H2O इज प्रैक्टिकली, इसको हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ही ले सकते हैं। तो अगर इसको हम कांस्टेंट लेते हैं तो कैसे आएगा, देखिए Ka इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर इक्वल टू, अब क्या आएगा यहाँ पे RCOO माइनस, उसके बाद H3O प्लस और डिवाइडेड बाय RCOOH। अब देखिए ये जो है Ka, इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिटी कांस्टेंट, बराबर। ये जो Ka है दिस इज एसिडिटी कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग भी है, इससे इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं नीट जेई में। एसिडिक नेचर, पीके वैल्यू, के वैल्यू। अब देखिए इससे एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, वाटर तो स्टेबल है तो H3O आयंस का हो या फिर H प्लस आयंस, अल्टीमेटली एक ही है ना दोनों। H प्लस आयन देखिए H3O आयन बनता है ना, हाइड्रोनियम आयन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो प्रोपोर्शनल किससे है, अगर प्रोपोर्शनली करेंगे तो H3O प्लस से, बराबर। इसका मतलब क्या है, H3O प्लस मतलब क्या, अल्टीमेटली H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ना, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए H3O प्लस मतलब क्या है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा, बराबर, उतना Ka भी ज्यादा रहेगा, और जितना Ka ज्यादा उतना एसिडिक नेचर आपका एसिड का ज्यादा होगा, मतलब एसिडिटी जो है एसिड की वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए H प्लस आयन या फिर H3O आयन सेम ही है, H प्लस या फिर H3O, ये इंक्रीज होता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में बढ़ता है, इसका मतलब K भी बढ़ेगा, K बढ़ता है इसका मतलब ही एसिडिक नेचर, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अब ये तो ठीक है, K तो पता चल गया हमें कि K जैसे बढ़ता है वैसे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन तो K पे पूछते ही नहीं है, आपको वैल्यू जो दी रहती है वो दी रहती है pKa, ठीक है। तो pK मतलब क्या है,
देखिए पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए। अब इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। देखिए पीके की वैल्यू जो है, अब आपको जो भी दिया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्या रहेंगे क्वेश्चन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको पीके वैल्यूज दी होंगी, और फॉर्मूला क्या कहता है कि पीके इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के, मतलब माइनस लॉग ऑफ के, मतलब देखिए माइनस है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि के की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतनी पीके की वैल्यू डिक्रीज होगी, या फिर पीके की वैल्यू, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है ना, इसके आगे पीके इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 के ए, मतलब क्या होगा कि पीके ए जितना इंक्रीज होगा बराबर उतना के ए डिक्रीज होगा बराबर, और जितना के ए डिक्रीज होगा उतना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, और जैसे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पीके की वैल्यू है, पीके तो कैसे है, ये तो फॉर्मूला तो हमें पता कि माइनस लॉग टू द बेस 10 के ए, मतलब के की वैल्यू, देखिए मैथ वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर बायो भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बायो के बच्चे भी काफी स्मार्ट हो गए अभी, तो बायो भी है तो भी इतना तो पता होगा आपको कि माइनस है, मतलब यहाँ पे के की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी पी के की वैल्यू डिक्रीज होगी बराबर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसके लिए पी के की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी के की वैल्यू कम, जितनी के की वैल्यू कम उतने H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम, और इसका मतलब ही ये है कि H प्लस आयन अगर सॉल्यूशन में कम जा रहे हैं तो वो कम एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर उसका कम होगा बराबर। इसके अपोजिट क्या लिख सकते हो, पीके अगर डिक्रीजेस, या फिर H प्लस आयन, देखिए H प्लस आयन यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो H प्लस आयन इंक्रीजेस, के ए ऑल्सो इंक्रीजेस, पी के ए उस केस में डिक्रीज होगा, और आपका एसिडिक नेचर उस केस में, एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा बराबर, एग्जैक्ट इसके अपोजिट। देखिए दोनों कंडीशंस मैंने आपको लिख दी, आपको सिंपली क्या याद रखना है, इतना समझ लो, पीके की वैल्यू आपको दी होगी, पीके की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी एसिड की वैल्यू, एसिडिटी कम, जितनी पीके की वैल्यू कम उतनी एसिडिटी ज्यादा, या फिर सिंपली कैसे लिख सकते हो, एसिडिक नेचर, देखिए एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए, ठीक है, इतना भी याद कर लिया आपने तो भी बहुत है, ठीक है, बस इसके और एग्जांपल लेंगे हम, टेंशन मत लीजिए, एग्जांपल से आपको और क्लियरिटी आएगी, लेकिन फिलहाल इतना तो समझ लीजिए कि एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, इनवर्सली मतलब क्या, एक चीज अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज डिक्रीज होती है, मतलब क्या, पीके वैल्यू इंक्रीज होगी एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज है, इसका मतलब अगर कौन सा एसिड हाईली एसिडिक है, इसका मतलब क्या है, उसकी पीके वैल्यू कम होनी चाहिए, 100% उसकी पीके वैल्यू कम है, इसका मतलब वो हाईली एसिडिक है बराबर, मतलब क्या है, जनरली अगर लेस देन 1 रहता है पीके की वैल्यू तो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अगर 1 से 5 रहती है तो माइल्ड कहते हैं, उसके बाद 5 से 10 ऐसा क्राइटेरिया है जनरल, लेकिन आपको याद क्या रखना है, बस वैल्यू दी होंगी, आप बस इतना समझ लीजिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर दिया है आपको अरेंज करने को, और पीके वैल्यूज दिए बराबर, फॉर एग्जांपल अगर पीके वैल्यू आपको दी होंगी सपोज, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 1, 3, 2 और 4, 1.0, 3.0, 2.0, 4.0, ये आपको पीके वैल्यू दी है, और आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अरेंज द कार्बोक्सिलिक एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर बराबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एसिडिक नेचर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, हाईली एसिडिक, मतलब हाईली एसिडिक कौन होगा, जिसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी, अब इसमें सबसे कम कौन सा है, 1 बराबर, तो 1.0,
उसके बाद 2.0, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। बराबर, क्यों? क्योंकि पीके वैल्यू ये जो रहेगा 1.0 ये होगा हाईली एसिडिक या फिर सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक, और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजेस। ठीक है, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस मतलब क्या है, पीके की वैल्यू यहाँ पे कम है, 1 है, यहाँ पे 4 है। पीके की वैल्यू जितनी कम उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। तो बस आपको इस तरह से अरेंज कर देना। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, आपको ऐसी वैल्यूज रहेंगी 0.46 रहेगी, 2.1, 3.7। बस आपको सिंपल क्राइटेरिया मैंने बता दिया। पीके की वैल्यू इंक्रीज है तो एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, पीके की वैल्यू अगर कम है तो एसिडिक नेचर उसका ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। मेन चीज क्या है, K इज प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये स्क्वायर जो किया है उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ये जो 3 है ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, क्लीन कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां तक तो हमने देख लिया एसिडिक नेचर। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। बराबर, एग्जाम्पल मतलब ऐसा कौन कौन से इफेक्ट है जो एसिडिक नेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं एसिड्स के। बराबर, जैसे कि देखिए अगर RCOOH लेते हैं हम, RCOOH, बराबर, ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसका रीजन बताता हूं। अगर R जो है, ठीक है, अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बराबर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह जो रहेंगे, है ना, प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट कैसे इंपैक्ट करते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने में। बराबर, तो देखिए आर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप रहेगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आर जो है, आर पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारा फाइनल पर्पस क्या है, देखिए यहाँ पे चाहे तो मैं ऐसे लिखता हूँ RCO माइनस और प्लस H। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इसको इजीली रिमूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इनकी तरफ खींचते हैं, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल करेंगे। बराबर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। बराबर, मतलब एसिडिटी इंक्रीजेस। तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक नेचर, इंक्रीजेस एसिडिक नेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए F3CCOOH, ये क्या हो गया, ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड। ठीक है, मतलब क्या है, 3 फ्लोरीन है अभी इस कार्बन पे, मतलब CH3COOH को एसिडिक एसिड कहते हैं हम। बराबर, अगर CF3COOH लेते हैं हम, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना फ्लोरीन, हैलोजन। तो इस केस में क्या होगा, इस हाइड्रोजन को वो इजीली रिमूव कर सकता है, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा और H प्लस के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। तो हैलोजन जो है, तो जितने ज्यादा हैलोजन रहेंगे, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा रहेंगे उतने ये ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक नेचर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसके एग्जैक्ट अपोजिट, दे डिक्रीजेस एसिडिक नेचर। ये कैसे होता है, देखिए अगर CH3COO माइनस और यहाँ पे H प्लस है, तो देखिए हमें तो पता है कि अल्किल ग्रुप जो रहते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। मतलब यहाँ पे तो कौन सा आएगा इफेक्ट, देखिए यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आएगा, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा है, प्लस आई। तो प्लस आई की वजह से क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। एट द सेम टाइम
ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। अगर ये ऑक्सीजन ही डिस्टेबलाइज हो रहा है तो वो इस हाइड्रोजन को इजीली रिमूव नहीं करेगा। अगर वो खुद ही स्टेबल नहीं है, जैसे लास्ट लेक्चर में भी देखा कि ऑक्सीजन अगर खुद स्टेबल नहीं है तो इट विल नॉट अलाउ टू लूज हाइड्रोजन इजीली, बराबर। इसके लिए इस केस में क्या होगा, वो हाइड्रोजन को लूज नहीं करेंगे। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेंगे एसिडिक नेचर को, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 है, उसके बाद C2H5 है, उसके बाद अगर CH3 ट्वाइस C लेते हैं आप, COH तो अटैच रहेगा, या फिर उसके बाद CH3 थ्राइस बराबर COOH, बराबर। मतलब तीन तीन यहाँ पे जैसे ट्वाइस है वहां पे C यहाँ पे H रहेगा और COH यहाँ पे C2H5। मतलब क्या है, मिथिल ग्रुप है, उसके बाद इथिल है, उसके बाद क्या हो गया, दो मिथिल आ गए, CH3 CH, आगे तो COH रहेगा और यहाँ पे भी CH3 3 टाइम्स रहेगा। मतलब क्या है, अल्टीमेटली जितने अल्किल ग्रुप ज्यादा रहेंगे, बराबर, जितने अल्किल ग्रुप ज्यादा मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अगर ज्यादा है इसका मतलब एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दे डिक्रीजेस एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दे इंक्रीजेस एसिडिक नेचर, ठीक है। रिलीजिंग विड्रॉइंग, जो भी विड्रॉइंग ग्रुप से वो एसिड को स्टेबल करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो कार्बोक्सिलेट आयन मतलब कॉन्जुगेट बेस जो है उसे अनस्टेबल करेंगे। अगर वो अनस्टेबल होता है तो वो हाइड्रोजन को इजीली लूज नहीं करेगा, अल्टीमेटली एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। देखिए बहुत इजी है, बस धीरे धीरे समझ लीजिए अच्छे से। पहला भी लेक्चर देखिए, इस लेक्चर में भी देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए तो हम वो भी कवर करेंगे, वन बाय वन एग्जांपल्स भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में विड्रॉइंग और रिलीजिंग का देख लिया। उसके बाद हैलोजेंस जो रहते हैं, बराबर, नेचर ऑफ हैलोजन मतलब अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हैलोजन अगर आते हैं तो हैलोजन में क्या रहेगा, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मतलब फ्लोरीन अगर रहता है, बराबर, CF3COOH, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। इसके एग्जांपल भी करेंगे अब। तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन है तो वो उससे कम एसिडिक होगा, ब्रोमीन है तो उससे कम, और आयोडीन है तो उससे कम, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ हैलोजन। मतलब क्या, नेचर ऑफ हैलोजन भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्या, नेचर ऑफ हैलोजन, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ हैलोजन। पोजीशन ऑफ हैलोजन मतलब क्या कि किसी भी ग्रुप के पास, मतलब कार्बोक्सिलिक आयन के पास, फॉर एग्जांपल देखिए CH3 CH2 उसके बाद CH COOH, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद CH3 CH CH2 COOH और CH2 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 COOH और यहाँ पे Cl है। तो आपको अभी देखिए पोजीशन ऑफ हैलोजन है, तो मोर द डिस्टेंस एज, देखिए इसमें लिखिए एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस एसिडिटी डिक्रीजेस। मतलब देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या है, इमीडिएट जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक आयन के उसके पास है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर। सपोज इनको हम 1 2 और 3 ऐसा अगर नंबर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा
फ्रॉम द कार्बन कार्बोक्सिलेट आयन, उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। तो यहाँ पे क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को उतना पावरफुली विड्रॉ नहीं कर सकता जितना ये क्लोरीन कर सकता है, क्योंकि इट इज क्लोजेस्ट टू द कार्बोक्सिलेट आयन, कॉन्जुगेट बेस जो है कार्बन। इसके लिए अगर आपको एसिडिक नेचर इसमें पूछा गया तो 1 विल बी हाईएस्ट देन सेकंड एंड सेकंड विल बी हाईएस्ट देन थर्ड वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन है फर्स्ट कार्बन पे, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे। मतलब एज डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक आयन द एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, बराबर, एज फार एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज कंसर्न, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। फिलहाल यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझा तो फिर से जाके देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी समरी भी लेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।